नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें यूपी उत्तराखंड के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। हरदोई में एसपी ऑफिस के भीतर जमकर मारपीट, अधिवक्ता के साथ मारपीट, ऑफिस में हुई मारपीट, पुलिस ऑफिस में मारपीट और हंगामे से अफरा-तफरी। आगरा में दबंगों ने सराफा व्यापारी के घर को बनाया निशाना, भरे सिलेंडर से तोड़ा घर का दरवाजा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बहराइच में शटर काटकर चोरों ने लाए लाखों रुपए, सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर दुकान में घुसे चोर, पीड़ित दुकानदार ने की थाने में शिकायत। फिरोजाबाद में 3 मंजिल मकान से युवक ने कूदकर की आत्महत्या करने का लाइव वीडियो सामने आया। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा युवक। मेरठ में सस्ती आवाज से कुछ दूरी पर युवकों का उड़दंग, सीसीटीवी में कैद हुआ उड़दंग का वीडियो। कार पर चढ़कर 2 युवक कर रहे डांस, कल रात का बताया जा रहा वीडियो। गाजियाबाद में युवकों का कार से बाहर निकलकर उड़दंग करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सभी युवक दिल्ली के रहने वाले, कार को भी सीज किया गया। बड़कोट में नागेश्वर मंदिर में हुई चोरी, गर्भगृह से घंटी उठाकर ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की करतूत कैद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा निवेश सम्मेलन से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों, सपा गुंडों को देती थी संरक्षण, भाजपा जेल भेजती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दी बड़ी राहत, बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी किए गए आदेश, कनेक्शन काटने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज, पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर क्रूज को रवाना करेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं मंडल के सांसद और विधायक बैठक में शामिल हुए। यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा से पूर्व मंत्री रहे राम आश्रय विश्वकर्मा ने साधा निशाना, कहा सरकार झूठ बोल रही है, करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिट के नाम पर फूके जा रहे हैं। ट्वीट वॉर के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदलेगी। जोशीमठ आपदा के लिए सीएम धामी ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, कहा सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को पूरी मदद करेगी सरकार। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ आपदा के बारे में दी जानकारी, कहा जहां एक और जमीन से पानी का रिसाव कम हुआ, वहीं 7 जनवरी के बाद भी दरारें नहीं बढ़ी हैं। प्रभावित परिवार को मिलेगी 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने पिरान कलियर शरीफ दरगाह में जोशीमठ की सलामती के लिए मांगी दुआएं, कहा सरकार भी प्रभावितों के विस्थापन के लिए काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज, मारुति ने लॉन्च की ईवीएक्स कार, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ब्रांड्स का जमावड़ा। वाराणसी में रिंग रोड पर हुई बाइक नैतिक घटना का खुलासा, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से 2 बाइक बरामद। हरण माफिया हाजी इकबाल पर 50,000 के इनाम के बाद किया गया भगोड़ा घोषित, हाजी इकबाल का सभी सामान कब्जे में लेकर थाने लेकर जाएगी पुलिस। बिजनौर पुलिस के आगे बदमाश ने घुटने टेके, दर्जन भर मुकदमे में वांछित बदमाश ने हाथ जोड़कर क्राइम न करने की खाई कसम, प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गौड़ ने थाने में हाजिरी लगाने के दिए निर्देश। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में एक और बड़ा खुलासा, ईसाइयों को बचाने के नाम पर विदेश से हुई फंडिंग, पुलिस ने चांसलर और वाइस चांसलर को तलब करते हुए जवाब मांगा। बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने खाली कराया सरकारी जमीन, नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने नहीं हटाया था कब्जा। अलीगढ़ में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर युवक को गोली मारी, 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन से लूटी। गोंडा में 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिलाओं के पास से पुराने जेवर और बर्तन बरामद, भोली भाली महिलाओं को पुराने जेवर बदलने के नाम पर लगाती थी चूना। मैनपुरी में 2 शराब माफिया के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, पुलिस ने मुनादी कर 2 करोड़ की संपत्ति कुर्की, अपराधियों के ऊपर से 30 मुकदमे दर्ज। आगरा में जेल से फरार बदमाश विनय श्रोतिया का एनकाउंटर, एसटीएफ और विनय श्रोतिया के बीच हुई थी मुठभेड़, दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां, सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा के पास हुई मुठभेड़। मुरादाबाद में महिला डॉक्टर ने लगाया पुरुष डॉक्टर पर बलात्कार का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर के साथ बनाए संबंध। कानपुर में फर्जी वारंट का मामला सामने आया, पुलिस को भेजा कोर्ट का फर्जी वारंट, युवक की हो गई गिरफ्तारी, मामले का खुलासा होने पर छोड़ा, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। ललितपुर में ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार में सवार सिंचाई विभाग के 5 कर्मचारी घायल, घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बुलंदशहर में मिट्टी खोदते वक्त हादसा, मिट्टी की डांग में दबी महिलाएं, पुलिस ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को बाहर निकाला, एक की मौके पर मौत। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव गजरौला में हादसा। बादा में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को मारी टक्कर, हादसे में मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल, सब्जी खरीदकर वापस घर लौटते समय हुआ हादसा। जालौन में आपस में टकराई 7 गाड़ियां, एक पुलिस पीआरबी गाड़ी में आई चपेट में, हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में परचून का सामान लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, घटना में किसी का हताहत होने की नहीं है कोई सूचना, सलून थाना क्षेत्र के सूची चौराहे के पास की घटना।
घटना आगरा में घना कोहरा होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई गाड़ियां, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त। रायबरेली में नियंत्रित ट्रक गुमटी में टक्कर मारते हुए पुलिया में घुसा। हादसे में 6 लोगों की मौत। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास की घटना। कानपुर में भीषण ठंड से नहीं रुक रहा मौतों का सिलसिला। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से लगातार हो रही मौतें। हार्ट अटैक से 5 जबकि ब्रेन स्ट्रोक से 3 लोगों की मौत। 30 रोगियों को कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया। बुलंदशहर में एसपी अनुकृति शर्मा ने लगाई गांव में चौपाल। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एसपी ने सभी से 100-100 रुपए जमा करने को कहा। कानपुर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जर्जर पुल का रेलवे के ब्रिज मेंटेनेंस अधिकारी के साथ किया निरीक्षण। 73 साल पहले बने पुल की मियाद हो चुकी है खत्म। बिजली दर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर सपा व्यापार सभा का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की मांग। यूपी सरकार बड़ा फैसला। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने पर कटेगा 20,000 का चालान। कानपुर में सपा के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश यादव ने किया नामांकन। नामांकन के बाद बेरोजगारों की समस्याओं को दूर करने का दावा। कानपुर में सीएसए के 24वां दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल ने 600 मेधावियों को किया सम्मानित। समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र भी शामिल। गोरखपुर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी को लगाई फटकार। गोरखपुर महोत्सव के आगाज कार्यक्रम में स्वागत के लिए नहीं पहुंचा तो कोई अधिकारी। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की प्रमुख सदस्य देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने की निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण की मांग। कहा ट्रांसजेंडर को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। अलीगढ़ में कन्वरीगंज में मकानों में आई दरार के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से एहतियातन दरार वाले मकानों को गिराए। लोगों को सुरक्षित जगह रखने की अपील की। कोहरे की मोटी चादर में लिपटा ताजमहल। कोहरे की वजह से तस्वीर से गायब ताजमहल। आगरा में सर्दी तोड़ रही है नए रिकॉर्ड। बलिया में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घटना में एक महिला की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 7वें दीक्षांत समारोह में 18,052 विद्यार्थियों को दी गई डिग्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। देहरादून में जियो 5G की शुरुआत पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कहा राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा आगे रहा। 5G से सभी को फायदा होगा। चंपावत पुलिस ने पुलिस वाहनों के साथ निकाली जागरूकता रैली। 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। हरिद्वार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर भी मौजूद रहे। जोशीमठ जैसे हालात अब टिहरी में भी देखने को मिल रहे हैं। टिहरी झील से सटे गांव में जमीन धंसने से मकानों में आ रही दरारें। करीब 1.5 दर्जन परिवार खतरे की जद में रहने को मजबूर। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जोशीमठ के हालात पर जानकारी दी। कहा अब तक 131 परिवारों को उनके भवनों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा। पिछले 10 दिनों में बढ़ी मकानों में दरारें। उत्तरायणी मेले की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। वीआईपी गैलरी के साथ ही सरयू घाट आरती क्षेत्र का किया निरीक्षण। सीएम धामी मेले का करेंगे शुभारंभ। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। आपदा प्रभावितों से भी की मुलाकात। कर्णप्रयाग में एबीपी गंगा की खबर का हुआ असर। आपदा पीड़ितों की खबर को दिखाने के बाद हरकत में प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमीन धंसने से प्रभावित भवनों का सर्वे किया। जोशीमठ के हालात के बीच आईआईटी कानपुर की स्टडी आई सामने। आईआईटी के वैज्ञानिक बोले उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों के बाद इसे दोबारा बसाना खतरनाक हो सकता है। जोशीमठ को बफर जोन बनाना बेहद जरूरी। चीनी की बोरियों को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा चोरी हुई चीनी की बोरियों की सच्चाई सरकार ने छुपाई। अगर बोरियां चोरी नहीं हुई तो मेरे खिलाफ दर्ज करें मुकदमा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे। जोशीमठ में तोड़े जा रहे भवनों का वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर रखा मौन उपवास। अल्मोड़ा में कांग्रेस के हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जल्द होगी शुरुआत। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने अल्मोड़ा में बैठक की। सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से जुड़ने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में बारिश और बर्फबारी। जोशीमठ में 10 mm से 20 mm तक बारिश की संभावना। उत्तरकाशी में एक बार फिर बदला मौसम। सुबह से छाए बादल। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरकाशी में तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी, हमने निवेश के रास्ते से हटाए कई रोड़े। डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे कई सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के निर्माण में एमपी की अहम भूमिका। 8 साल में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले मुस्लिमों को देश में डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का पलटवार। कहा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। आरएसएस हिंदू और मुसलमानों के बीच पैदा कर रहा नफरत का माहौल।
मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित, देश में आजादी के साथ अपने काम को दे रहा अंजाम। दिल्ली के अंजलि केस में परिवार की डीसीपी से मुलाकात के बाद परिवार ने कहा हम जांच से संतुष्ट, फिलहाल हमारा विरोध प्रदर्शन खत्म। सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरना दे रहा था परिवार। कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 12 जनवरी को रोहिणी कोर्ट में लगेगा जमानत पर सुनवाई। आशुतोष को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, उस पर सबूत मिटाने के आरोप हैं। और चलिए सत्याग्रह सोसाइटी के बाद विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सपा नेता आजम खान मानहानि के केस में मुंबई की एक अदालत में पेश हुए। यहां से निकलने के बाद आजम खान ने विवाद का एक नया पन्ना खोल दिया है। दरअसल कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान बाहर आए, उनसे चुनाव को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सवाल करने की इजाजत ही नहीं है। चुनाव को लेकर आपका कोई सवाल है क्या? जिस तरह से ऊपर से आ रहा तेरा कुछ भी नहीं है, सवाल करने की इजाजत ही नहीं। वही जालिम वही मुंसिफ। आजम खान का इशारा किधर है आसानी से समझा जा सकता है। भाजपा सरकार में हो रही कानूनी कार्रवाई पर आजम खान पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मुंबई की जमीन से आजम खान ने सिर्फ भाजपा पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि सपा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। हालांकि आजम खान का यह जवाब यूपी में निवेश के सवाल पर आया। आजम खान ने कहा रामपुर आकर देखिए क्या कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ और मेरे कार्यकाल में क्या विकास हुआ। इस दौरान उन्होंने सपा का नाम नहीं लिया और सपा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद को अकेला जीवित मेंबर बता दिया, जबकि शिवपाल यादव भी सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने एक बात कही कि पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, अब देखना अच्छी बात है। जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है आजम खान ने मुंबई की जमीन से एक नए विवाद को हवा दे दी है। 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार का दावा है कि यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। सरकार के इस दावे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए योगी सरकार 17 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में लाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि इन्वेस्टर समिट के जरिए 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का रास्ता साफ होगा। इस आंकड़े पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। लेकिन न तो कहीं निवेश दिखाई दे रहा है और न तो कहीं उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव समेत सपा के दूसरे नेता इन्वेस्टर समिट को लेकर हमलावर हैं। आजम खान ने भी सवाल उठाए हैं। कहीं नजर तो आया नहीं, कहाँ लगा। सपा की ओर से उठाए जा रहे सवाल भाजपा को चुभ रहे हैं। 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कोई अच्छे ऐसे चिकित्सक के पास भेज दीजिए जो आँख का बढ़िया इलाज करते हैं, जिसमें उनका समाजवादी चश्मा उतर करके राष्ट्रवादी चश्मा लग जाए, प्रदेश का जो विकास करने वाला चश्मा वो लग जाए, तो उनको दिखाई देगा, विकास भी दिखाई देगा। मतलब ये कि निवेश के मोर्चे पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। इन्वेस्टर समिट पर जारी राजनीतिक बीच लखनऊ में योगी सरकार ने रोड शो का आयोजन किया। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दावा किया कि 16 देशों के 21 शहरों में किए गए रोड शो के जरिए 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जबकि सीएम योगी के 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर 5 लाख के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमें ग्लोबल मार्केट से ग्लोबली प्राप्त हुए। नंद गोपाल नंदी ने इस दौरान पूर्ववर्ती सरकारों को भी निशाने पर लिया। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि पहले अपराधी एक जिले में बैठकर 5-7 जिलों को चलाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कुछ अपराधियों को इतना दूर भेज दिया गया जो वापस नहीं आ सकते। नंद गोपाल नंदी ने बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे का भी जिक्र किया। आपने देखा कुछ तो दूर, कुछ बहुत दूर चले गए, जहाँ से उनका वापस आना नामुमकिन है, असंभव। जो भी चुनौती देगा वो आपने देखा है, गाड़ी पलट गई। यहाँ पर कानपुर के भी लोग बैठे हैं। इन्वेस्टर समिट से जुड़े कार्यक्रम में योगी सरकार के मंत्री पहले भी बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब अपराधियों के एनकाउंटर, खासकर विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र हुआ। यूपी भाजपा में बहुत जल्द बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला है। माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन का पुनर्गठन होना तय है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नई रणनीति, नए चेहरे और नई जिम्मेदारियों पर मंथन हो चुका है। खबर है कि प्रदेश संगठन में जिला स्तर से लेकर प्रभारी स्तर तक बदलाव होना तय है। सभी आंशिक, मैंने सब पूरा चेंज नहीं होगा, आंशिक परिवर्तन होगा। हम जिले भी आंशिक करेंगे, मंडल में भी परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रों में भी करेंगे और आपके प्रदेश की जो हमारी टीम है उसमें भी करेंगे।
जानकारी के मुताबिक ये बदलाव इसी महीने के आखिरी हफ्ते अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष बदले जाएंगे। वार्ड स्तर तक ये बदलाव 2024 चुनाव की रणनीति का हिस्सा है, ताकि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर जीत सुनिश्चित की जा सके। हम लोगों की तैयारी और हमारे पार्टी के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तीनों सीटें हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान पार्षद हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम तीनों वो भी जीतेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नई टीम पर फाइनल मुहर लग सकती है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन के दौर में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी के 2 दिग्गजों में तकरार की बात दिल्ली पहुंच गई। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन कर चुके दिवाकर मिश्रा ने दिल्ली कूच किया और जेपी नड्डा से मुलाकात की बात कही, जबकि पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए वेणु रंजन भदौरिया ने कानपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और अपनी जीत के दावे के साथ ही पार्टी नेता दिवाकर मिश्रा की नाराजगी पर जवाब दिया। जितना भी शिक्षक समाज है उसमें जो उत्साह है पिछले विगत 4 महीनों में विद्यालयों में जाके, चाहे वो एडेड विद्यालय हो, वित्तविहीन हो या सरकारी विद्यालय हो, जो उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मैं आपको इतना सुनिश्चित कर सकता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दर्ज करने वाली है। पार्टी नेताओं के टकराव से कहीं न कहीं भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि आला कमान का दावा है कि प्रत्याशी का चयन केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, पार्टी अपने प्रत्याशी के साथ है। विश्वास है कि हम लोगों की तैयारी और हमारे पार्टी के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तीनों सीटें हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान पार्षद हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम तीनों वो भी जीतेंगे। एक तरफ जहां शिक्षक एमएलसी सीट को लेकर बीजेपी के 2 दिग्गज आमने सामने हैं, तो वहीं सपा के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी कमलेश यादव ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन कर दिया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ शहर को बचाने की कवायद के साथ ही सरकार ने बेघर हुए परिवारों को अंतरिम सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। धामी सरकार ने प्रभावित परिवारों को अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रभावित परिवारों के मुआवजे पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। आज हमने स्टेक होल्डर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि जो मुआवजा का पैटर्न होगा वो उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड पैकेज जो दिए गए थे उसके अनुसार। जोशीमठ में 73 से ज्यादा परिवार राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। जोशीमठ में प्रभावित परिवार के लिए राहत कैंप के साथ मवेशियों के लिए भी राहत शिविर बनाए गए हैं। जोशीमठ में 723 मकानों में दरार की पुष्टि हुई है। शहर के 4 वार्ड असुरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। अस्थायी तौर पर अब तक 145 परिवार विस्थापित हुए हैं। एनडीआरएफ के 120 जवान जोशीमठ में तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उनकी 80 जवान वहां पर लगे हुए हैं। जोशीमठ शहर को लगातार खाली कराया जा रहा है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर घर बनवाया था। जोशीमठ पर आई आपदा से लोग बिलख रहे हैं। जोशीमठ पर धरतीफार आपदा के बीच मौसम भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बर्फबारी और मौसम खराब होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोशीमठ संकट पर उठ रहे सवालों के बीच सियासी तपिश बढ़ गई है। इस बीच सीएम धामी ने दूसरी बार जोशीमठ पहुंचकर हालात देखे और इस संकट के बाद फ्यूचर प्लान की तस्वीर साफ कर दी। जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब सरकार ने बाकी शहरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी करने का इशारा कर दिया है। टीम भी यहाँ पर पूरा परीक्षण कर रही है, अन्य एजेंसियां भी परीक्षण कर रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आपदा पीड़ितों की मांगों को लेकर भी जवाब दिया। सहायता राशि देने का प्रावधान आपदा में किया है, उसका जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ की जो प्रमुख हमारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी से बात करके हम लोग जो है उसको तय करेंगे। जोशीमठ संकट के चलते सियासी पारा हाई है। लोगों की मांग को लेकर देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा। जब सरकार असंवेदनशील निर्णय लेगी, मानवतापूर्ण निर्णय नहीं लेगी, मानवीय बिंदुओं को बिल्कुल नकारेगी, तो फिर हमको जो है विपक्ष के तौर पर जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य को पूरा करें। आपदा पर आए सियासी भूचाल के बीच जोशीमठ में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को भरोसा दिया तो रमेश पोखरियाल निशंक भी दर्द बांटते दिखे। जोशीमठ संकट के पीछे वजह को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अलग अलग दावों के बीच वैज्ञानिक टीम असल कारण की जांच में जुटी हुई है। इस बीच जोशीमठ के अलावा उत्तराखंड के कई शहरों की तस्वीर भी डराने लगी है। कर्णप्रयाग में भी लोग खौफजदा हैं। घरों में दरारों के चलते लोग परेशान हैं। वहीं टिहरी के झील से सटे गांव में भी कई परिवार खतरे की जद में आने लगे हैं। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही
440 मीटर की सुरंग के पास वाले घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। क्रैक्स वाले जो घर हैं, जो लोग जहाँ पे खतरे की जड़ में जो हुआ था, उनको 2020 मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे याद है उसके अराउंड उन लोगों को रिलोकेट भी किया गया था वहाँ से। एंड एज एंड व्हेन हम लोगों को उसके लिए उचित मुआवजा प्राप्त होता है, हम लोगों को डिस्पर्स कर देंगे। इस आपदा को लेकर तीर्थ पुरोहित परेशान है और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य को संकट का जिम्मेदार बताया है। कोसों दूरों तक ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब केदारनाथ भी विनाश की तरफ बढ़ेगा। जो प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ करे हैं उसका ये असर है और ये प्रकृति हम लोग को रिटर्न दे रहा है कि उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको रिटर्न में यही सब मिलेगा। साधु संतों की चिंता के बीच वैज्ञानिक भी संकट के पीछे का कारण पता लगा रहे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन पार्टी नेता हर बार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तैयारी है। 4 दिन बाद मायावती के जन्मदिन पर पार्टी की तरफ से गाना रिलीज होने वाला है, जिसे मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने आवाज दी है और गाने में मायावती की तारीफों के पुल बांधे गए। जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के इस गाने को लेकर बसपा की केंद्रीय इकाई ने सभी राज्यों की यूनिट्स को मायावती के जन्मदिवस पर एक गाना बजाने का निर्देश दिया है, जिसमें हिम्मत और साहस के कारण आयरन लेडी बताया गया। साथ ही गीत में उन्हें देवी का रूप और नारी रत्न बताया गया है। इसके अलावा उन्हें मसीहा और देश के अग्रणी नेता के रूप में परिभाषित किया गया है। बसपा प्रमुख को सबसे बड़ी जन नेता और एक लौह महिला के रूप में पेश किया गया है। विश्व के महान नेताओं में माया बहन का नाम है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस है, जिसे अक्सर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार मायावती पर यह गीत बसपा की नई रणनीति को भी दिखाता है, क्योंकि इससे पहले अक्सर बसपा के गाने में भीमराव अंबेडकर और काशीराम का जिक्र होता था। हालांकि इस गाने पर विवाद होना भी तय माना जा रहा है कि इस गाने में मायावती को साक्षात देवी और गौतम बुद्ध का अवतार बताने पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। सामूहिक धर्मांतरण केस में जांच के बाद अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। प्रयागराज नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर डॉक्टर आइजक फ्रैंक ने पुलिस के सामने स्वतंत्र गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराया है। पूछताछ में पता चला है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रबंध निदेशक ने विदेशों से वित्तीय मदद ली। अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। के लिए कुर्सी और मेज तक नहीं है जी, ठीक है, तो इन्होंने प्रोवाइड किया। अब इसके बाद ये कहाँ से फंडिंग आती है? ये जो परचेजिंग करते हैं अपने हेड ऑफिस को सेंड करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट जहाँ से खरीदा गया उनके पास पैसा आता है। दरअसल 15 अप्रैल 2022 को फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित चर्च में सामूहिक धर्मांतरण को लेकर 56 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फंडिंग में शामिल विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रबंधक निदेशक को नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन निदेशक के अलावा किसी ने भी बयान दर्ज नहीं कराए। जांच में अब तक 72 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है, जिनमें आने वाली फंडिंग से देश भर में कई जगह इशू दरबार खोले गए थे। अगर आप मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने जाएं तो सावधान रहें, नहीं तो जेब ढीली हो जाएगी। क्योंकि यूपी सरकार ने इन हाईवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए कदम उठाया गया है और कानून तोड़ने वालों पर 20,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी तेजी से एक बाइक सवार यहाँ से निकला और यहाँ पुलिस के जो लोग हैं, गाजियाबाद पुलिस के जो लोग हैं, वो यहाँ पर उसे हाथ दे रहे थे। अब आगे की तरफ अब उसे रोका जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की माने तो 4 दिनों में करीब 1500 से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं। हालांकि लोग चालान कम करने की अपील भी कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ साथ में 20,000 रुपये बहुत होता है। गवर्नमेंट से यही वो है कि इस चालान को कम किया जाए। इन एक्सप्रेसवे पर साइन बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की निगरानी करती है। आप पेट्रोल पे ना जाए, इसके लिए हम लोग 8 हमारे जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है उसको हम लोगों ने चेकिंग का अभियान चला करके उन पे नो एंट्री का 20,000 का चालान हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा रहे और इस पर एक्सीडेंट ना हो। हालांकि अभी तक ज्यादातर लोग जानकारी न होने की वजह से गलती कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सख्ती से एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसों की संख्या में कमी आएगी। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया, लेकिन कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्य अतिथि को लेकर अव्यवस्थाएं दिखी। सुबह 11 बजे महोत्सव के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम के मंच पर न तो बाकी जनप्रतिनिधि दिखे और न ही अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। यहां तक कि शुभारंभ के वक्त कुर्सियां तक खाली नजर आईं। आधे घंटे से ऊपर हो गया है और पर्यटन मंत्री यहां पर आ गए हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया और कड़ाके की सर्दी भी है। और इसके बाद जो है उन्होंने पर्यटन विभाग के
जो अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है। रविंद्र मिश्र जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे पूछा है कि आखिर इतनी व्यवस्था क्यों लचर है, और आप देख सकते हैं कि पीछे कुर्सियाँ खाली हैं। एक तो मौसम की मार भी है, आप सब जान रहे हैं, हम लोग सभी लोग प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है। जिसके बाद मंत्री ने पर्यटन अधिकारी को बुलाकर समझाया और खाली कुर्सियों को लेकर वजह बताई। विधान परिषद के चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, तो एक औपचारिक रूप से हम लोग करेंगे। दरअसल इस महोत्सव में कैलाश खेर से लेकर सोनू निगम जैसे दिग्गज गायक जलवा दिखाएंगे और 13 जनवरी को इस महोत्सव के समापन में खुद सीएम योगी शामिल होंगे। गंगा की लहरों पर तैरता लग्जरी क्रूज गंगा विलास वाराणसी पहुंच चुका है। 13 जनवरी को पीएम मोदी क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी में गंगा की लहरों पर सवार गंगा विलास क्रूज कई मायनों में खास है। क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी की भी सुविधा है। क्रूज को लाल, पीले, हरे, नीले रंगों से सजाया गया है। 30 अलग अलग रंगों का इसमें इस्तेमाल किया है। हर 2 कमरे जो हैं उनका रंग अलग है। तो अगर 9 तरह के कमरे हो गए, फिर स्पा का कलर अलग है, जिम का कलर अलग है, लाउंज का कलर अलग है, बट वो इस तरह से किया है कि सब एवरीथिंग जेल्स टुगेदर। 13 जनवरी को स्विट्जरलैंड से आए 32 यात्रियों को लेकर रवाना होगा। पीएम मोदी क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों में पटना, कोलकाता और ढाका के रास्ते डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि भारत के जल परिवहन के मानचित्र पर सबसे लंबी यात्रा होगी। क्रूज में जो सुविधाएं हैं उनमें कमरे और कमरों के अलावा स्पा सेंटर, जिम और जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। क्रूज के भीतर सीसीटीवी के इंतजाम है। गंगा विलास क्रूज भारत निर्मित रिवर शिप है, जो कि काशी से डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक रोमांच से भर देने वाले यात्रा का अनुभव कराएगा। और अब प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसे नसीहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने विस्तार से अपनी बात रखी और कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आएं, उनके मन पर है। हिंदुओं में आग्रह है ही नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने मुस्लिमों को फिर से शासन करने की भावना से बाहर आने की नसीहत के साथ ही हिंदू समाज के संघर्ष का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज लगातार 1000 वर्ष से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया है और भी लोगों ने काम किया है, उसके चलते हिंदू समाज जागृत हुआ। स्वाभाविक है कि लड़ना है तो दृढ़ होना ही पड़ता है। मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी हमलावर हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। नसीहत के साथ दिए गए इस भागवत के बयान पर देश में सियासी तपिश बढ़ गई। एक तरफ जहां ओवैसी ने मोहन भागवत पर कटाक्ष किए, वहीं विरोधी इसे भाजपा की रणनीति बता रहे हैं। मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी पॉलिसी क्या है, उनकी जो कुछ भी है ये आपस में वो तय करें। मोहन भागवत साहब, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुसलमान कभी भी डर की जिंदगी नहीं जीता है। जहां अल्लाह होता है, जहां ईमान होता है, वहां डर नहीं होता है। मोहन भागवत के बयान को लेकर अब भाजपा विरोधियों के निशाने पर है। उनके वक्तव्य से चुनावी राजनीति की बू आ रही है। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं, हम भी ये कहते हैं। वहीं विरोधियों के हमले पर भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है और भागवत के बयान को सही बताते हुए भाजपा नेता विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। भागवत जी ने जो बात कही वही देश की बात है। प्रॉब्लम मुसलमानों की नहीं है, मुस्लिम वोटों के ठेकेदार और जागीरदारों की प्रॉब्लम है। क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों को कभी ये नहीं पसंद होगा कि मुसलमानों की समाज के समावेशी विकास में हिस्सेदारी और भागीदारी हो। हालांकि संत समाज भागवत के बयान को सामाजिक लिहाज से सही बता रहा है। और बिहार के बक्सर में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज कर दिया। इससे नाराज किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें मंगलवार रात की हैं। बक्सर पुलिस के जवान आंदोलन कर रहे किसानों के घरों में घुस गए और महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने बसों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी।
किसानों के आक्रामक प्रदर्शन पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इन तस्वीरों में हिंसक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भागते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल बक्सर के चौसा में पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2010-11 में शुरू हुई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण अब किया जा रहा है और किसानों को 2010-11 के सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा दिया गया है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गंगा विलास क्रूज के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्रूज के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि अब क्या भाजपा नाविकों का रोजगार भी छीनेगी। अखिलेश यादव ने लिखा कि धार्मिक स्थलों से पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है वाराणसी में गंगा विलास क्रूज, जो कि डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 51 दिनों की ये पूरी यात्रा होगी। 5 स्टार क्रूज होगा और इस पूरे क्रूज को लेकर जो गंगा विलास क्रूज है 13 जनवरी को प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इसी गंगा विलास क्रूज को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि अब क्या भाजपा नाविकों का रोजगार छीनेगी। धार्मिक स्थलों से पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी का आध्यात्मिक वैभव अनुभूत करने आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दे को अंधेरे में अब और नहीं ढक पाएगी। तो सीधा और तीखा हमला अखिलेश यादव ने किया है और उन्होंने पूछा है कि क्या नाविकों का रोजगार भी भाजपा छीन लेगी। उन्होंने काशी के वैभव की बात की है। भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया से लोग काशी का आध्यात्मिक वैभव अनुभूति करने आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों को अंधेरे में अब और नहीं ढक पाएगी। तो आपको बता दें कि 13 जनवरी को ये जो गंगा विलास क्रूज है इसका शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और गंगा विलास क्रूज आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा और लगभग 51 दिनों की यात्रा 5 स्टार होगी। इसके साथ ही साथ इस विलास क्रूज में जिम, स्पा, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक 5 स्टार होटल में होती है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं ताकि जो पर्यटक इसमें सवार हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा विलास क्रूज पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि वाराणसी में जो लोग आते हैं देश दुनिया से, वो आध्यात्मिक वैभव देखने के लिए आते हैं, न कि विलास करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।